नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन होती हैं कुछ ऐसी खबरें जिन पर ठहरना जरूरी होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमारे मन में लगता है कि ये न्याय नहीं है। कई बार पीड़ितों को देखकर हमें लगता है कि इनके साथ न्याय तो होना ही चाहिए, लेकिन कभी किसी मंच से उनकी बात नहीं उठ पाती। कभी सही ढंग से उनके पहलुओं को समझने की कोशिश नहीं की जाती। हमारे शो पीड़ितों की आवाज को बुलंद करेगा और न्याय की लड़ाई में दलीलों और तर्कों की कसौटी पर हर मुद्दे को कसेगा भी। हम और आप जो सोचते हैं उसी को शक्ल देने की एक कोशिश है हमारा ये शो। लेकर रहेंगे न्याय। तो लेकर रहेंगे न्याय में आज हम भोपाल के अविनाश गौर का मुद्दा उठा रहे हैं, जो पिछले 18 महीने से न्याय के लिए भटक रहे हैं। अविनाश का आरोप है कि डॉक्टर और अस्पताल की लापरवाही से उनकी पत्नी की जान चली गई और अब वो जब पत्नी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके हिस्से में सिर्फ तारीख पर तारीख आ रही हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 18 महीनों से न्याय का इंतजार। पीड़ित के हिस्से आ रही तारीख पर तारीख। पुलिस की सुस्ती से परेशान हुआ पीड़ित। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने लिखी एफआईआर। एफआईआर के बाद भी नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। आज हम आपको भोपाल के टीटी नगर थाने की पुलिस का ऐसा कारनामा बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हमारी तरह हैरान परेशान हो जाएंगे, गुस्से से भर जाएंगे। गुस्सा ये सोचकर कि वर्दीधारी इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं, कैसे किसी पीड़ित को इतना बेबस और लाचार बना सकते। टीटी नगर पुलिस की संवेदनहीनता और हीला हवाली का शिकार बने हैं विद्यानगर के रहने वाले अविनाश गौर। कैसे और क्यों, चलिए सब बताते हैं। आप आज से लगभग 18 महीने पहले 14 मई 2024 को अविनाश अपनी पत्नी रीना गौर को लेकर भोपाल के कार्डियो अस्पताल पहुंचे। रीना का नसबंदी का ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन से पहले सभी जरूरी मेडिकल जांच की गई। थोड़ी देर बाद रीना को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। इसी दौरान अविनाश अपनी 6 साल की बेटी और 4 साल के बेटे को घर छोड़ने के लिए चले गए। कुछ देर बाद उन्हें अस्पताल से फोन आया और फौरन आने के लिए कहा गया। अविनाश वापस पहुंचे तो बताया गया कि आपकी पत्नी की मौत हो गई। अविनाश का आरोप है कि डॉक्टरों ने जबरन उनसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा ली। पत्नी की मौत के तुरंत बाद अविनाश ने टीटी नगर पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने उन्हें बाग सिवनिया थाने भेज दिया। वहां जाने पर बाग सिवनिया थाने की पुलिस ने अविनाश को वापस टीटी नगर थाने जाने के लिए कहा। पुलिस ने किसी तरह पोस्टमार्टम करवाया। आरोप है कि पोस्टमार्टम में भी अस्पताल की मिलीभगत रही। मेडिकल ऑफिसर ने बिस्तरा परीक्षण के लिए रखा ही नहीं, जिससे मौत के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल सका। बाद में पीएम रिपोर्ट आई तो उसमें भी साफ वजह नहीं बताई गई। अविनाश ने इसे जानने के लिए कई आरटीआई भी लगाई, लेकिन जवाब नहीं मिला। अविनाश बताते हैं कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। तब उन्होंने कोर्ट में परिवाद दायर किया। कोर्ट ने ऑपरेशन करने वाली एमबीबीएस डॉक्टर सुनंदा जैन, अस्पताल के अधीक्षक कर्नल प्रवीण सिंह, मेडिकल ऑफिसर केलू ग्रेवाल, अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ को आरोपी बनाया और पुलिस को एफआईआर लिखकर कार्रवाई का आदेश दिया। पुलिस ने इसी साल जनवरी महीने में एफआईआर तो लिख ली, लेकिन 11 महीने बीत जाने के बाद ना तो नोटिस तामील करवाई और ना ही अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई। पुलिस के लचर रवैये पर सवाल किया गया तो जवाब मिला कि अस्पताल अधीक्षक कर्नल प्रवीण स्वास्थ्य कारणों के चलते अक्सर दिल्ली में रहते, जिससे पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाई।
मेडिकल ऑफिसर केलू ग्रेवाल को आरोपी बनाने से पहले मेडिकल बोर्ड से पत्राचार होना था, लेकिन वहां पत्र लिखने के बाद से कोई उत्तर नहीं मिला। और पैरामेडिकल स्टाफ और लैब में उस दिन कौन कौन शामिल था, इसकी जांच अब तक हो नहीं पाई। राजधानी भोपाल के काजू हॉस्पिटल में नसबंदी के दौरान कथित मौत के बाद रीना का पति टीटी नगर थाने भी पहुंचे। अविनाश यहां पहुंचे, तमाम अधिकारियों से गुहार भी लगाई और न्याय की मांग भी करी, लेकिन उस दौरान यहां पे सुनी नहीं गई और अविनाश को बाग सेवनिया थाना भेजा गया। बाग सेवनिया थाने ने वापिस उसे टीटी नगर थाने पहुंचाया। इस दौरान कई महीने भी बीत चुके थे और इस बात को अविनाश समझ रहे थे कि उन्हें न्याय मिलने के लिए न्यायालय की शरण में ही जाना होगा। ऐसे में उन्होंने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट के निर्देश के बाद टीटी नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस दौरान संदिग्ध मौत हुई नसबंदी के दौरान, आखिर क्यों टीटी नगर थाने ने पूरा मामले में स्वतः ही संज्ञान क्यों नहीं लिया गया और जिस तरीके से अविनाश यहाँ पे पहुंचे उसके बाद उनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई, न्यायालय को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा, ये कई तरह के सवाल हैं जो अभी भी उठ रहे हैं। वाह रे टीटी नगर थाने की पुलिस, कमाल है आपका रवैया, बेमिसाल है आपकी हीला हवाली। एक शख्स जो पत्नी की मौत के सदमे से उबर नहीं पाया, एक शख्स जिसके ऊपर जिम्मेदारी है अपने मासूम बच्चों की अकेले परवरिश करने की। उसकी पीड़ा, उसकी परेशानी से आपका कोई वास्ता नहीं। आप तो परेशान हैं इस बात से कि दिल्ली में बैठे अस्पताल अधीक्षक को डिस्टर्ब कैसे किया जाए। लेकर रहेंगे न्याय में, आज हम अविनाश गौर की न्यायिक लड़ाई के साथी बनेंगे, बुलंद करेंगे इंसाफ के लिए आवाज। टीवी न्यूज स्टीम। तो पिछले 18 महीनों से न्याय के लिए भटक रहे हैं अविनाश, लेकिन उन्हें न्याय के नाम पर मिला हीला हवाली, पुलिस के दफ्तरों के चक्कर काटना और सिर्फ कुछ नहीं, नतीजा ढाक के 3 पात। नेहा रस्तोगी हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ स्टूडियो में। बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ जगदीश प्रसाद हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, स्वागत है आपका। अविनाश हैं, मृतका के पति हैं अविनाश, आपका स्वागत है अविनाश। और अनिल नावदेव हैं, पीड़ित के वकील हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन शुरुआत नेहा रस्तोगी जी आपके के साथ। मैम, किस तरह से देखती हैं आप इस पूरे केस को और पुलिस की जो लापरवाही इसमें सामने आई है, किस तरह से पुलिस को इस केस को डील करना चाहिए था, कैसे पूरे इन्वेस्टिगेट करते ताकि जो आरोपी हैं उनको सजा मिल पाती, कहां कार्रवाई में चूक रह गई पुलिस की? जी देखिए, ये तो पहला बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट केस है कि 18 महीना हो गया और अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो पुलिस कहीं ना कहीं उसकी लूप होल है जिसकी वजह से अच्छे से कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है पुलिस की तो 156(3) में या रिट में या नेशनल वुमेन ह्यूमन कमीशन में वो जाकर अप्रोच करे और आगे इंसाफ के लिए मांग करे, क्योंकि ये आमतौर से ऐसा कुछ होता नहीं है। पुलिस लोग बहुत ही अच्छे से अपना काम करती है, बट इस केस में कुछ ऐसा हो रहा है जो 18 महीने से कुछ उनको इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो आप एक बार उच्च अधिकारी से या किसी और फोरम में आप अप्रोच करो तो मे बी शायद इसमें कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। अविनाश है, मृतका के पति हैं। अविनाश, 18 महीने से आप न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कई सारे अधिकारियों के पास आप पहुंचे, आपने कोर्ट में जाकर इस पूरे मामले में न्याय के लिए आवाज अपने बुलंद की, लेकिन बावजूद उसके अब तक आपको न्याय नहीं मिला है। आपसे जानना चाहूंगा सर, इस फिलहाल पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा जाता है आपको और क्या उम्मीद फिलहाल आप लगाए बैठे हैं? अविनाश सर, पहले तो एफआईआर के लिए बहुत परेशानियां गई। हम कोर्ट के थ्रू एफआईआर हुई, हमने 156(3) का प्राइवेट कंप्लेंट किया। उसके बाद न्यायालय के डायरेक्शन से आए और फिर एफआईआर हुई 7 महीने बाद। और अभी लगभग 10 महीने से ज्यादा हो गया और अभी कोई चालान पेश नहीं हुआ है। जब थाने में पूछा गया तो बोला कि हम इस चीज का एक्सपर्ट ही नहीं है, हम सीएमएचओ से कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है या कोई भी डायरेक्शन नहीं आया कि हम इस पे चालान पेश करें। हम इसमें हमारा नॉलेज नहीं है, हम एक्सपर्टी विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते ये अभी। देखिए, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जैसे 156(3) के अंदर इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया है, उसी तरह कोर्ट में 156(3) के अंदर भी चार्जशीट फाइल करने के लिए आप गुजारिश कर सकते हो और कोर्ट के डायरेक्शन से एक बाउंडेशन लिमिटेड पीरियड होता है, उसके अंदर उनको चार्जशीट दाखिल करना होता है। तो आप इसके कोर्ट के माध्यम से आप चार्जशीट भी फाइल करा सकते हो। तो आपको थोड़ा कोर्ट में थोड़ा प्रोएक्टिव, अगर आपको लगता है कि नीचे लोग फेयर काम नहीं कर रहे तो कोर्ट के माध्यम से आप अपने के लिए इंसाफ ले सकते हो।
अनिल नामदेव हैं, पीड़ित के वकील हैं। अनिल जी, आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया अविनाश जी के साथ जाके। इस पूरे मामले में क्या कुछ प्रोसीडिंग अब तक चल रही है और न्याय के नाम पर क्या कुछ आश्वासन मिलता है? अनिल नामदेव जी जी, देखिए, मेरा क्लाइंट का जो घटनाक्रम है वो 14/5/2024 के दिन की घटना है। और लगभग जब टीटी नगर थाने में अप्रोच किया गया, क्योंकि शासकीय अस्पताल था, तो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस रजिस्टर्ड होने में ही काफी कठिनाइयां आई। इसके बाद चूंकि टीटी नगर थाने ने केस को रजिस्टर नहीं किया, इस कारण प्राइवेट कंप्लेंट में हम लोगों को भोपाल न्यायालय में अप्रोच करना पड़ी। माननीय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के आदेश से एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज में भी आप देखेंगे 6 जनवरी 2025 को एफआईआर दर्ज हुई। अगर हम विधि की बात करें तो विधि अनुसार 60 दिवस के अंदर चालान पेश हो जाना था। आज लगभग 10 माह हो चुके हैं और चालान पेश नहीं हुआ। जैसे कि आप देखेंगे कि प्राइवेट कंप्लेंट ही अगर रास्ता है, तो ऐसे थानों की औपचारिकता पर, इनकी स्थिति पर, परिस्थिति पर प्रश्न चिन्ह है। अगर आप देखें कि मेडिकल नेग्लिजेंस का जो केस था, जब मेरे क्लाइंट अविनाश गौर ने अपने संबंधित दस्तावेज आरटीआई के प्राप्त किए, उन आरटीआई से पेपरों को पढ़ने से यह स्पष्ट होता था कि नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस इस स्तर पर है कि ऑपरेशन थिएटर में एक रिकॉर्ड के अनुसार काटजू अस्पताल में 4 एनेस्थेसिया स्पेशलिस्ट हैं, पर ओटी में एक नहीं था जब ऑपरेशन चल रहा था। एक नेग्लिजेंस का पॉइंट और भी है इसमें कि आप देखेंगे कि जो रीजन ऑफ डेथ दे रहे हैं, वो उन जो रीजन ऑफ डेथ उन्होंने स्पष्ट किया कि डेथ वाज ड्यू टू एक्सपेसिया ड्यू टू रिजल्ट ऑफ एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। जब ये स्टेटमेंट मैंने अपने क्लाइंट से लिया, तो सबसे पहले यह प्रश्न किया कि अगर गैस्ट्रिक कंटेंट है और ये इनहाउ ट्रैकिया से होते हुए माउथ तक पहुंचा है, तो क्या ट्रैकिया और इसमें पॉइजनस सब्सटेंस थे? अगर ये पॉइजनस सब्सटेंस थे तो क्या टॉक्सिकोलॉजी का रिपोर्ट है? लेकिन इसमें यह भी जानकारी सामने आई है अनिल नामदेव जी की विसरा सैंपल नहीं लिया गया, उससे स्पष्ट हो पाता कि और क्या क्या इसमें वजह हो सकती है, कॉज ऑफ डेथ। चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि एनेस्थेसिया जो दिया गया था, वो टोकर एनेस्थेसिया चूंकि दिया नहीं गया और सर्जिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया, तो इट वाज देयर वर द हैवी ब्लीडिंग विद द पेशेंट, सो इट समहाउ कंक्लूड कि कहीं ना कहीं मेजर नेग्लिजेंसी डॉक्टर्स की तरफ से है, जिसमें मेरे क्लाइंट को काफी सफर करना पड़ा और आज भी मेरा क्लाइंट जो है सफर कर रहा है। जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले नेहा रस्तोगी कुछ एड ऑन इसमें करना चाह रही हैं। नेहा जी, मैं बस इतना इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि हमें मीडिया ट्रायल से बचना चाहिए। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, जो विक्टिम और विक्टिम की फैमिली है उसके साथ मैं बहुत ही सिंपैथाइज रखती हूँ, बट एक कानूनी तरीका है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे इनके वकील साहब बोल रहे हैं कि अगर नीचे से अगर उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, कार्रवाई में कोई उनको लग रहा है कि वो फेयर ट्रायल नहीं हो रहा है, फेयर नहीं हो रहा है, तो आपके पास न्यायालय है, आप वहाँ पर जाइए, आप चार्जशीट के लिए जो स्टिपुलेटेड पीरियड है उसमें अंदर चार्जशीट फाइल कराइए, और जो भी एक सही तरीका, क्योंकि ऑलरेडी आपकी तरफ से भी 10 महीने का लेट हो गया है,
ठीक है, आपने जैसे बताया कि आपकी एफआईआर दर्ज हो गई थी लगभग 7 महीने पहले ही हो चुके हैं, 7 या 10 महीने, तो आप उसके पहले ही आप चार्जशीट के लिए डिमांड कर लेते तो अभी तक चार्जशीट फाइल भी हो जाती। विदाउट चार्जशीट फाइल किए हुए कार्रवाई ट्रायल आगे नहीं बढ़ेगी और मीडिया ट्रायल से कुछ नहीं होने वाला है। तो बेहतर है कि हम अपने आपके क्लाइंट को और ज़्यादा दर दर की ठोकर ना कराए। कोर्ट का जो एक तरीका है, कोर्ट का जो एक प्रोसीजर है, उसको हम फॉलो करें और साथ में उनको जो भी होता है वो इंसाफ कराएं। जगदीश प्रसाद जी, पुलिस की सिलावाली पर आप क्या कहेंगे सर, क्योंकि 18 महीने का वक्त बीत चुका है, अविनाश आज भी न्याय की आस में है, लेकिन जगदीश प्रसाद जी, पुलिस अब तक चालान पेश नहीं कर पाई है कोर्ट में, कोई सिंगल गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। ये कैसी पुलिस है? देखिए, कानून होना अलग बात है और कानून का पूरा पालन हो पाना अलग बात है। यहाँ तक ये है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर अधिकारियों को जिस प्रकार से कार्रवाई करना चाहिए वो सबऑर्डिनेट पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जहाँ तक चालान पेशी का समय बात है, तो जिस केस में जितनी सजा का प्रावधान है उतने समय तक चालान पेश कर सकते हैं, तो इसका पुलिस लाभ लेती है। इन केस अब अगर कस्टडी में, तब आजीवन कारावास की स्थिति में 90 डेज में उन्हें चालान पेश करना पड़ता है, अदर्स में 60 डेज में। जहां अगर वो कस्टडी में नहीं है तो ऐसी स्थिति में लंबा समय पुलिस चालान पेशी में ले लेती है। ठीक है, अनिल नामदेव हैं। अनिल जी, जब आप अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराने के लिए नसबंदी का अस्पताल गए तो जैसा कि रिपोर्ट में हमने दिखाया कि आपको गुमराह करके कुछ विशेष डॉक्यूमेंट्स पे आपसे हस्ताक्षर करा लिए गए थे। वो कौन से दस्तावेज थे जिस पर आपने साइन किए? इसके साथ साथ जब ऑपरेशन खत्म होता है, आप एंटर अस्पताल में करते हैं, डॉक्टर्स आपको बोल देता है आई एम सॉरी। अविनाश, ठीक है, अविनाश की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है, लेकिन नेहा रस्तोगी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। नेहा, किस तरह से आप देखेंगी, क्योंकि देखिए पुलिस भी लेट लतीफ़ी कर रही है चालान पेश करने में। कई बार होता है कि रसूख एक ज़्यादा इसमें मैटर करता है कि डॉक्टरों के पास इतना रसूख है या उनकी कोई विशेष जान पहचान है, इसलिए पुलिस चालान केस नहीं कर पा रही है। हो सकता है कि पुलिस पर किसी प्रकार का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही हो, या डॉक्टर्स आजकल पैसों की बदौलत पे आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही है ना। जी देखिए, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है हम वकीलों से ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है इस प्रोफेशन में। जो हम वाइट कॉलर वाले हैं, हमारे पास पावर भी होता है, हमारे पास उसको आपको एग्जीक्यूट करना है। अगर पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही हो रही है, आप चार्जशीट के लिए पहले आप एप्लीकेशन दाखिल करते तो अभी तक वो चार्जशीट फाइल हो चुकी होती और ट्रायल भी आगे बढ़ जाता है। तो मैं उनके वकील साहब से गुजारिश करना चाहूँगी कि समय पर वो एप्लीकेशन लगाकर अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलाएं। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमारी तरफ से ब्लैकिंग है कि हम उसको अच्छे से फॉलोअप नहीं कर पा रहे हैं केस को, जिस वजह से आपको इंसाफ मिलने में इतना लेट हो गया। क्योंकि 18 महीने 1-2 दिन की बात नहीं है, काफ़ी लंबा समय है और अभी तक चार्जशीट नहीं हमें मिल पाई। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हमारे पास पुलिस से काम करवाने के लिए बहुत सारे फोरम हैं। आप हाई कोर्ट में रिट के अंदर आ सकते हो, आप ह्यूमन कमीशन में आप जा सकते हो ये कंप्लेन लेकर, सीनियर अथॉरिटी के पास आप जा सकते हो, पुलिस डिपार्टमेंट एसएचओ की शिकायत करके वो एफआईआर में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो हमारे पास डिफरेंट और फोरम है, अगर वकील साहब चाहें वहां पर तो वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अविनाश है मृतका के पति हमारे साथ। अविनाश, जब आप पुलिस के पास जाती हैं तो पुलिस आपको क्या कहती है, क्या आश्वासन आपको दिया जाता है, और इस पूरी कार्रवाई में कहाँ कहाँ आपको दिक्कतें आ रही हैं? जैसा नेहा मैडम ने बोला है कि आपको थाने में जाना चाहिए, एसएचओ से आपको शिकायत करना चाहिए। मैडम, हर चीजें हम कर चुके हैं और वहां पे आरटीआई भी लगा चुके हैं। आरटीआई में भी ना सीएमएचओ से ना ही थाने से कोई रिप्लाई आता है। बस यही बोला जाता है कि हम आपकी बात को सहमत रखती हूँ, लेकिन आपको एसएचओ का कंप्लेन आपको रिट में अंदर आपका हाई कोर्ट में आप जाइए ना उस थाने का लेकर। मैम गए हैं, वहाँ भी 156(3) फिर से हमने लगाया है और वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ भी 2 डेट्स मिली हैं, अभी 3rd डेट अभी आई नहीं है। मैं 156(3) की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रिट की बात कर रही हूँ, जिसमें ऑफिशियल जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज होता है उसको कोर्ट डायरेक्ट करता है कि आप इसमें क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ, अनिल नामदेव कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जी, बताना चाह रहा हूं कि 156 दूसरी बार कंप्लेंट हो चुकी है कोर्ट में चालान के लिए और हाई कोर्ट में रिट भी लगाया हुआ है।
हाई कोर्ट में रिट मन हम भी इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर चालान के भी कोई कार्रवाई हुई नहीं। 10 महीने बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई। वो कह रहे हैं कि जो आप बताए हैं वो सब वो कर चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके उन्हें कोई नतीजा उसका नहीं बट ये मिला। मेरे हिसाब से बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि लोअर कोर्ट भी आपको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी आपको नहीं कर रहा है, हायर अथॉरिटी भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमारे पार्ट्स में कोई कमी है जिसकी वजह से केस अच्छे से प्रोसीड नहीं हो रहा है। अगर रिट में आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो इससे ज़्यादा आपके लिए, क्योंकि मैं खुद रिट में बहुत बार अपेयर होती हूँ, कोर्ट बहुत ही आज के डेट में दिल्ली हाई कोर्ट की स्पेशली बात करें, दे आर प्रोएक्टिव। जो जुडिशरी है बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव है, वो तुरंत समन कर लेती है ऑफिसर्स को। वो कोर्ट में एसएचओ को बुला लेगा, एसएचओ कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं करेगा कार्रवाई। तो हमें अपने साइड का पार्ट बहुत ही स्ट्रिक्टली करना चाहिए और थोड़ा प्रेस ऑन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोर्ट नहीं कर रहा है तो आप अच्छे से प्रेस ऑन करो, तो मेरे ख्याल से आपको इंसाफ में कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि मुझे इंडियन जुडिशरी में पूरा भरोसा है। मैं खुद दिल्ली हाई कोर्ट में रिट के केसेस में होती हूँ। मैंने अपने मुकदमे में बहुत बार देखा है, थाने से एसएचओ को बिना सोचे समझे अगर थोड़ी सी भी उनको लगती है कमी, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं तो आपको नॉर्मल मुद्दे के एग्जाम्पल दे सकती हूँ। रेरी पट्टी का जो मुद्दा होता है, वो छोटे छोटे आप रेरी पट्टी लगाते हो नॉन ऑथराइज जगह में, तो वहाँ से भी आपको पुलिस एसएचओ को और ये लोग को बुला लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपसे वकील साहब रिक्वेस्ट होगा कि थोड़ा स्ट्रिक्टली प्रेस ऑन कीजिए, तो शायद इसमें कुछ कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जगदीश प्रसाद हैं। जगदीश जी, पुलिस के इस रवैये पे क्या कहा जाए, क्योंकि देखिए पुलिस भी लगातार इनसे थाने के चक्कर कटवा रही है, चालान अब तक पेश नहीं किया गया। क्या आपको ये लगता है कि पुलिस किसी दबाव में है, या फिर जो डॉक्टर है जिन्होंने ऑपरेशन किया उनका रसूख इतना ज्यादा है कि पुलिस उनका कुछ कर नहीं पा रही है, कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है, या उनको लेकर चालान पेश नहीं कर पा रही है? जगदीश प्रसाद। मैं जैसा कि अभी मैडम वकील साहिबा बता रही थी, इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये केवल हाईकोर्ट कोई पावर है कि एसएचओ को बुला के टाइट कर दे और उसको टाइम बाउंड कर दे कि आप मिस्टर इतने दिनों में चालान पेश कर दीजिए, तब वो चालान पेश करते। अदरवाइज नीचे का पूरा सिस्टम सब आपस में इंक्लाइंड है, तब एक दूसरे की मदद करते हैं। थैंक यू सर, आपको मेरे बातों से सहमत रखने की, क्योंकि हम वकील पर भी बहुत ओनस होता है कि हम अपने केस को कैसे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। हमारा क्लाइंट सिर्फ एक क्लाइंट और एक मुद्दा नहीं है कि जो हमें फीस दे रहा है, एक हमारी भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इसको सही डायरेक्शन में आगे ले जाए। तो हमारे पास बहुत अलग अलग फोरम है, अगर नीचे के लोग कार्रवाई नहीं करे तो हम आगे उसको इंसाफ दिला सकते हैं। आप कह रही हैं कि इस पूरे कोर्ट को केस को हाई कोर्ट में ले जाया जाए और वहां पर इस मुद्दे को उठाया जाए। हाँ, देखिए पहला तो फर्स्ट है आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास है, 156(3) में सुनवाई नहीं है, तो आप रिट में आपके पास बहुत स्ट्रिक्ट है कि स्ट्रिक्टली आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रिट कोर्ट में आप जा सकते हो, वहां से आप ले सकते हो। एंड दे हैव द स्पेसिफिक टाइम कि विद इन सो एंड सो डे आपको चार्जशीट दाखिल करनी ही करनी है। ठीक है, और अविनाश, क्या एसएचओ आपने- को खुद बुलाकर नोटिस करके बुलाया जाएगा, खुद से समन किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के कोई भी एसएचओ के पास इतना औहदा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बात को इग्नोर कर पाए। ठीक है, टीटी नगर थाने के टीआई ने, थाना प्रभारी ने जब कार्रवाई नहीं की, तो क्या आपने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का कोई प्लान बनाया, सोची है अविनाश? जी एक रेड की थी जब चालान पेश नहीं हो रहा था, आज से अराउंड 5 मंथ्स बैक, मई में। तो वहां से भी डायरेक्शन आएगी, पहले लोअर कोर्ट क्या बोलता है, उसके बाद देखेंगे। तो अभी लोअर कोर्ट ने फैब 2026 का आई बिलीव 12th की डेट दी है, फैब में है डेट, देखते हैं उसमें क्या होता है। तो 12 फरवरी की डेट के बाद जो भी आपका ऑर्डर पास होता है, अगर उस ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो तो उसी ऑर्डर को आप ऊपर चैलेंज करो, एंड आपको जो उसमें कमी लग रही है उसको आपको वकील साहब आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जी अविनाश, और ये आपकी जो डिमांड है बहुत ही वाजिब डिमांड है, बहुत ही सिंपल सा डिमांड है कि आप चार्जशीट चाह रहे हो फाइल करने में, तो मेरे ख्याल से लोअर कोर्ट के ऊपर भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि वो ना करेगा, क्योंकि अब मीडिया और हर जगह आने के बाद दे आर ऑल्सो इन दिस इंक्लाइनेशन, दे विल गिव यू रिलीफ जो भी है। ठीक है। जगदीश प्रसाद जी, अब तक चार्जशीट पेश कब तक हो जानी चाहिए थी इस पूरे केस में लेके, और अगर ये सही ढंग से चलता तो क्या अब तक दोषी सलाखों के पीछे होते? देखिए, चार्जशीट तो अभी तक पेश हो जानी चाहिए थी। अगर जो सलाखों के पीछे जैसे अंडर कस्टडी में होता तो विद इन 60 डेज पुलिस को चार्जशीट करना ही पड़ती, लेकिन अगर वो कस्टडी में नहीं है तब पुलिस लंबा टाइम खींचती है चार्जशीट पेश करने में।
इसका केवल एक ही उपाय है कि आप हाई कोर्ट से प्रेशराइज कराएं, डायरेक्शन दिलाएं। हाई कोर्ट टाइम फिक्स कर देता है कि मिस्टर एसएचओ इतने सेनों में आप पेश कर दीजिए। एक क्लोजिंग कमेंट डॉक्टर नेहा रस्तोगी आपसे। अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी काम को लेकर हम थाने में सुनवाई करने जाते हैं या एफआईआर के लिए जाते हैं तो पुलिस कई बार जो आम लोग हैं उनको टहलाती है, जब तक ऊपर से कोई दबाव ना आए या कोई वरिष्ठ अधिकारी का फ़ोन नहीं आता है तब तक अमूमन जो याचिकाकर्ता होते हैं या जो प्रार्थी होते हैं उनको काफ़ी परेशान वहाँ किया जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है तो जो प्रार्थी है उसको क्या कदम उठाना चाहिए ताकि पुलिस तुरंत एक्शन में आए और कैसे पूरे केस को आगे बढ़ाया जाए? फिर जी मैं आपकी बात से वाकिफ़ रखती हूँ कि ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस जो कॉमनर्स होते हैं उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनकी बातें में इतनी ज़्यादा सुनवाई नहीं करते। अगर आपको लगता है कि वो पुलिस आपकी बात को इग्नोर कर रहा है या सुनवाई नहीं हो रही है आपको, तो बेशक आप एक वकील के साथ आप जाइए। अगर उनके वकील को आप लेके जाओगे तो एक अलग आपका ऑरा होता है, एक अलग आपका प्रेशर होता है जो पुलिस को सुनना ही पड़ता है, क्योंकि आपके जो वकील होते हैं वो सारे इन एंड आउट जानते हैं कि आपको अपना काम कैसे करवाना है, कैसे दर्ज करवाना है, कैसे एफआईआर करवाना है, कैसे कंप्लेन में डायरी नंबर लेना है, सब कुछ जाना है। तो एक प्रोसेस, हर चीज़ में आप एक्सपर्ट, यू कैन बी किंग ऑफ योर वे। ठीक है, अगर वकील है आपके पास तो आपको वो रास्ता, आप हर जगह आप कुछ पैसे बचाने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वकील नहीं हायर करते या वो सोचते गूगल करके मैं वकील का काम कर लूंगा, जो एब्सोल्युटली गलत है। तो हमें एक तरीके से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई, बहुत शुक्रिया आपका नेहा रस्तोगी जी। जगदीश प्रसाद जी आपका शुक्रिया, अविनाश आपका शुक्रिया, और हमारे साथ अनिल नामदेव थे पीड़ित के वकील, आपका शुक्रिया। लेकर रहेंगे न्याय में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।